एंगर जो है वो केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट में है, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने ही वो सोशल मीडिया ऐप बैन किए थे, जिसके बाद ये मूवमेंट चली थी। और ओवरऑल जो नेपोटिज्म, क्रोनीज्म और इसके खिलाफ जो एक गुस्सा है, हालांकि वो सारे जो पुराने पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट में था, लेकिन केपी शर्मा ओली को वो ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी जो पार्टियां हैं, यानी ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दें, जैसे नेपाली कांग्रेस है, इनमें नए लीडरशिप को जगह दी गई है। यानी जो पुरानी लीडरशिप जिनको लेकर ये गुस्सा था, वो वहां से हटाएंगे। मसाइल ऑफ कोर्स जो है वो ब्रेन ड्रेन है, इमिग्रेशन है। पूरे नेपाल के पॉपुलेशन का 8% नेपाल से बाहर काम करता है। ये बहुत बड़ी तादाद आप इसको मान सकते हैं। दूसरा ये भी है कि बाहर तो काम करता ही है, क्वालिटी ऑफ लेबर में इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ। यानी वो सर्टेन टाइप का जॉब कर रहे हैं। हालांकि अपवर्ड मोबिलिटी हुई है, बहुत सारे नेपीज जो हैं वो अब व्हाइट कॉलर जॉब भी करते हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन वो बहुत ही मिनिस्कुल पॉपुलेशन है अगर टोटल नेपाली के पॉपुलेशन का। मुझे लगता है कि ये हुकूमत रहे ना रहे अगले 5 साल 10 सालों में, भारत को जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं इसके, वो देखने पड़ेंगे इस रीजन में, क्योंकि ये भी बड़ा क्रिटिकल वक्त है। जैसे आपको लग रहा है कि ये बड़े क्रिटिकल वक्त में मैं अगर इसराइल के साथ खड़ा दिखूंगा तो अमेरिका में मेरे नंबर जो है बन जाएंगे, तो दुनिया भी ये देख रही है कि जिस समय पूरी दुनिया यानी इसराइल के बड़े बड़े एलाइज जो है उसके साथ खड़े नजर नहीं आना चाहते हैं, यानी क्योंकि भाई वॉर क्रिमिनल है, उसे आईसीसी की उस वारंट जारी हुई है, उस समय अगर आप उनके साथ नजर आ रहे हैं, तो आपका क्या परसेप्शन वाइडर इस्लामिक वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड और वही नहीं जो वाइडर वर्ल्ड प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। आज की किस्त में हम दो अहम आलमी मौज़ूआत पर बात करेंगे। नेपाल जहां दुश्वार गुजार रास्ते हैं और जहां पर अगर किसी पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हैं तो फिर बहुत नीचे आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही वहाँ की सियासत में भी हुआ है। नेपाल के हालिया इंतखाबात, जिन्होंने मुल्क की सियासत में नई बहसें और इम्कानात पैदा किए हैं। दूसरा अहम मौजू है हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल का दौरा, जिसने खित्ते की सिफारतकारी और आलमी ताल्लुकात पर नई रोशनी डाली है। इन दोनों वाक़यात के असरात न सिर्फ मुतल्लिका ममालिक तक महदूद हैं, बल्कि जनूबी एशिया और मशरक़ी वस्ता के मजमूई सूरत हाल पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। आइए इन मौज़ूआत का तफसील से जायज़ा लें। आपके हमारे मेहमान हमेशा की तरह सौरभ शाही साहब हैं। जेनजी तहरीक के बाद नेपाल में जो उभरी हुकूमत वजूद में आई थी, अब इसके लिए इंतखाबात का वक्त आ गया है। इस पर तफसील से रोशनी डालें सौरभ साहब। जी, वो जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, वो भी वो जो जेनजी जिन्होंने वो रिवॉल्यूशन किया था उनके तरफ से ही आई थी। आपको याद हो कि उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वोटिंग जैसी चीज करवाई थी, वो वाइबर और इस तरह के जो ऐप यूज करते थे, और उसमें ये जो कार्की साहिबा हैं, वो कार्की साहिबा को उसमें सेलेक्ट किया गया कि वो इंटरिम गवर्नमेंट को चलाएं। तो वो इंटरिम गवर्नमेंट चला रही थी। हालांकि ये बात भी उसमें कही गई थी कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो चुनाव करवा लिए जाएंगे। तो चुनाव की तारीख जो है वो आ गई है, अभी इंतखाबात 5 तारीख को होने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग हो गए हैं कंसिडरिंग कि जो दो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, एक तो केपी शर्मा ओली की लीडरशिप वाली कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी जो पचंडा की लीडरशिप वाली कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके सितारे जो हैं वो इस बार गर्दिश में नजर आ रहे हैं। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि उनकी सीटों में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि ध्यान रहे कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टीज हैं इनमें कार्डर बेस्ड पार्टी होती हैं, तो वो पार्टी लाइन पे वोट करती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके कोर वोटर जो है उनसे नहीं टूटते। हालांकि जेन जी का एंगर जो है वो केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट में है, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने ही वो सोशल मीडिया ऐप बैन किए थे, जिसके बाद ये मूवमेंट चली थी। और ओवरऑल जो नेपोटिज्म, क्रोनीज्म और इसके खिलाफ जो एक गुस्सा है, हालांकि वो सारे जो पुराने पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट में था, लेकिन केपी शर्मा ओली को वो ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी जो पार्टियां हैं, यानी ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दें, जैसे नेपाली कांग्रेस है, इनमें नए लीडरशिप को जगह दी गई है। यानी जो पुराने लीडरशिप जिनको लेकर ये गुस्सा था,
वो वहां से हटाए गए हैं। सिर्फ यही वो दो पार्टियां हैं जिसमें कि वही लीडरशिप जिनसे गुस्सा भी था, जो पुराने ओल्ड गार्ड्स हैं, वही अभी भी लीडर बने हुए हैं। तो जाहिर है कि एक जो वो एंगर पेल्पेबल था वो अभी भी इनके खिलाफ नजर आ रहा है। तो अब जो वहां के तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि प्राइमरी लड़ाई जो है वो दोनों ये जो आरएसपी है उसके बीच और नेपाली कांग्रेस के बीच है। आरएसपी जाहिर है वो पार्टी है जो पिछले चुनाव में पहली बार उसने चुनाव लड़ा था 2022 में। और रवि लामिछाने एक बहुत पॉपुलर वहाँ के टेलीविजन एंकर हैं। उन्होंने इस पार्टी को बनाया है। ये चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। इसकी अपनी कोई कोर आइडियोलॉजी नहीं है। ये करप्शन वगैरह जो ये मुद्दे हैं, नेपोटिज्म, इसके पे काम करती है। अभी इनको एक बड़ा फायदा ये हो गया है कि जेन जी के दिल की धड़कन और काठमांडू के साबिक मेयर, क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, काठमांडू के साबिक मेयर जो बालेन शाह हैं, वो इनके पार्टी के प्रधानमंत्री वजीर आजम के का फेस उम्मीदवार। बन के वो लड़ रहे हैं। तो अब जाहिर है कि उसकी एक बालन शाह की एक अपनी पॉपुलैरिटी है और राबीला मिछाने की अपनी पॉपुलैरिटी है, और ये दोनों मिलके इस पार्टी को प्रोपेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेपाली कांग्रेस है जो बहुत पुरानी पार्टी है और वो हर जगह एंट्रेंच्ड है, और उसमें भी एक नए लीडर गगन थापा आए हैं। तो पुराने लीडरशिप जो उनकी भी थी उनको साइडलाइन किया गया। तो असली लड़ाई अब इन दोनों महा मतलब पार्टीज के बीच में वहां पे नजर आ रही आपकी नज़र में वैसे सौरभ साहब ये बताइए, कौन सी पार्टी या इत्तेहाद आपको आगे नजर आता है? है। देखिए, दोनों मुझे नेक टू नेक अभी नजर आ रही है। बाज लोगों का आरएसपी कहना और है कि कांग्रेस। आरएसपी और कांग्रेस, बाज लोगों का कहना है कि आरएसपी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। एक तो अव्वल तो ये हमारे दर्शक के लिए जानना बड़ा जरूरी है कि नेपाल में ना सिंगल पार्टी रूल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी जो इंतखाबात का जो उनका पूरा सिस्टम है वो रायशुमारी का, वो हमसे बिल्कुल अलग है। हमारा जो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम कहते हैं, उनके 275 सीट्स में सिर्फ 165 सीट्स ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत चुने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है कि अगर आपको एक एक वोट भी आप आगे हैं तो आप चुनाव जीते। दूसरी तरफ जो 100 बाकी जो 110 सीटें हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आते हैं, जो आपके कितने परसेंटेज वोट आए हैं। मिनिमम आप जब 3% वोट नेशनल जीत जाते हैं तभी आपको वो प्रोपोर्शनल सीट मिलती है। तो ये मैकेनिज्म ऐसा है कि किसी एक पार्टी के लिए वो मेजोरिटी में आना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब देखना है कि आरएसपी इसको तोड़ पाती है या तोड़ नहीं पाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अर्बन और रूरल एरिया में उनका बड़ा नाम है, उनकी जो वो साइन है घंटी की, उसकी बड़ी वो है, पहचान है। लेकिन ये भी ना भूलें कि ये नई पार्टी है, काडर बेस्ड अभी है नहीं। और बाज वक़ात ये होता है कि इलेक्शन के दिन काडर अपने वोटर को उठा के पोलिंग बूथ तक ले जाता है कि नहीं, ये बड़ा मायने रखता है कई उसमें। मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूं कि आप दिल्ली के एमसीडी चुनाव को देखें कि जब सुपरा साफ कर देता था जनरल इलेक्शन में आप, फिर भी बीजेपी एमसीडी की चुनाव जीतती थी। क्यों? क्योंकि एमसीडी के चुनाव में पोलिंग कम होती है और वहां काडर बेस्ड पार्टी का काडर तो वोट करने जाएगा ही जाएगा ही, आम जनता जाए ना जाए। तो ये चीज वहां भी आपको नेपाल में देखने को मिल सकती है, क्योंकि नेपाली कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, उसके जगह जगह पे लोग हैं। एक चीज। दूसरी ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो रवि लामिछाने और इनकी पार्टी जो है वो बदलाव की बात करती है, वो करप्शन के अगेंस्ट बात करती है, उनकी अपनी कोई कोर आइडियोलॉजी नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि इनके 121 कैंडिडेट वही कैंडिडेट हैं जो पहले किसी और पार्टी से लड़े। ओके। आप एक नए पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन अगर आपके एक मतलब 165 में से 121 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से लड़ चुके हैं, तो लोगों को जरा लगता है कि भाई ये किस किस्म का बदलाव। हम्म। बदलाव सिर्फ टॉप लीडरशिप से तो नहीं होती, बदलाव तो एमपी से भी होती है ना, कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कहाँ। तो इसलिए इतना स्लैम डंक नहीं है। दूसरा ये कि आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो आरएसपी जो है उसको तो दो तिहाई बहुमत आ रही है, दो तिहाई से भी ज्यादा बहुमत आ रही है। लेकिन अगेन, नेपाल भारत जैसा, इनफैक्ट भारत से ज्यादा गरीब है, तो उसके बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो सोशल मीडिया पे शायद आपको नजर ना आए। वो चुपचाप कहीं गांव में बैठे हुए हैं और इलेक्शन के दिन वो वोट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस होकर नहीं कह सकता दोनों में से कौन आगे है। लेकिन हाँ, प्राइमरी लड़ाई इन दोनों पार्टीज के बीच में है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो दोनों हैं वो इस बार पीछे की तरफ खिसकते हुए नजर आ रहे जैसे आपने बताया, कम्युनिस्ट पार्टी दोनों
पीछे की तरफ लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये जीतते हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले कुछ सीट से, तो ये किधर जाएंगे? कांग्रेस की तरफ, नेपाली कांग्रेस की तरफ जाएंगे या आरएसपी की तरफ जाएंगे? अव्वल तो आरएसपी को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। याद रखें कि रबी लामेछाने की मेहनत से ये पार्टी बनी है, और बालेन शाह इसमें इंपोर्ट किए गए। रबी लामेछाने का मसला ये है कि उसके ऊपर खुद करप्शन के बहुत चार्जेस लगे हुए हैं। हालांकि पार्टी करप्शन के बिना पे बनी थी कि भाई ये करप्ट एंटी करप्शन उसके, लेकिन उन पे करप्शन के बहुत चार्जेस लगे हुए हैं, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो चार्जेस जो हैं वो ऑलरेडी फ्रेम हुए हैं। तो उनके कानून के लिहाज से ही कैन नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर ठीक ठाक वोट आती है और रबी लमिछाने को ये लगता है कि एक बार बालेन शाह प्रधानमंत्री बन गया तो मेरा तो कभी जिंदगी में नंबर ही नहीं आएगा, तो पार्टी टूट भी सकती है। क्योंकि देखें ना, ये नेचुरल अलायंस नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्टिक एक अलायंस अलायंस। आपको नजर आ रहा जी जी। है। तो अव्वल तो इसमें भी स्प्लिट हो सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी, अगेन मैंने कहा कि कितनी कम सीटें आती, ओली को अगर बहुत कम सीटें आ गई तो फिर तो वो इस पोजीशन में ही नहीं रहेंगे कि मिल के बना सकें किसी के साथ। लेकिन अगर इतनी कम आती है कि वो बना सकते हैं, तो अगेन आरएसपी और कांग्रेस दोनों फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इस मायने में है कि आरएसपी ओली से ये कह सकता है कि तुम हट जाओ, तुमको हम कैबिनेट में नहीं रखेंगे, पार्टी को रख सकते हैं। क्योंकि मेन जो जेनजी का एंगर है वो तो ओली से है, वो पार्टी से नहीं है, वो उस चेहरे से है। इनफैक्ट अगर कम्युनिस्ट पार्टी अगर स्मार्टली काम करती तो वो किसी नए लीडर को सेलेक्ट करती तो इतना बड़ा उनको झटका नहीं लगता। क्योंकि आप देखें ना, कांग्रेस भी तो सत्ता में इनके साथ थी ना। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने अपने ऊपर से वो जो हेटरेड है हटा लिया, क्योंकि उसने लीडरशिप, पुराने लीडरशिप को बाहर कर दिया, और ये नया लड़का, जो नया लड़का तो नहीं है, 50 साल के हैं ये भी, लेकिन राजनीति में लड़के ही माने जाएंगे, तो ये गगन थापा को उठा के ले आए। यही काम अगर सीपीएन यूएमएल करती कि भाई ओली को हटा के आप सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को लेके आते, या वो जो माओइस्ट, जो रीब्रांडेड माओइस्ट पार्टी है उसमें प्रचंडा अपने आप को हटा के किसी और को लेके आते, तो ये काम अच्छा बन सकता था। लेकिन वही बात है, देखें कि मतलब सत्ता हाथ से छूटती नहीं है ना, ताकत हमारे खित्ते में तो ये बड़ा मसला है ना कि एक बार जब आपको गद्दी की आदत लग जाए तो गद्दी से उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये देखना है कि ये कितना बड़ा डैमेज उनके लिए है। बादशाही निज़ाम जिसको एक तबका मुतबादिल निज़ाम के तौर पर देखता है, इस तबके की इंतखाबात में कैसी कारकर्दगी रहेगी जिस तरफ साहब? देखें, आरपीपी जो राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी है वो इनके उसको यानी इंटरेस्ट को सर्व करती है। अब मसला ये था कि वो पार्टी खुद तीन टुकड़ों में बटी हुई थी, जितने वोट नहीं थे उससे ज्यादा उसकी पार्टी टुकड़े में बटी हुई। अब ये हुआ है कि इस इलेक्शन में वो सारे जो फैक्शंस हैं वो मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये अपने लाइफ टाइम में सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन लाइफ टाइम में परफॉर्म करने का मतलब है कि आपको 5% वोट आ रहा था, आप 8% वोट भी लेके आएंगे तो लाइफ टाइम का बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ। लेकिन मतलब 8% वोट से आप क्या हुकूमत बनाएंगे या क्या कर सकते हैं? तो वहां पर ये इतना बड़ा मामला नहीं है, ये टीवी पे ज्यादा दिखता है। और जैसा मैंने कहा कि इंडिया के जो नेपालीज हैं, जो वहाँ के वोटर नहीं है, इंडिया के नेपाली हैं, और वो राइट विंग विचारधारा में जो है उनका विश्वास है, तो वो इसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन राजा को खुद पता है कि बहुत ज्यादा कोई दाल करने वाली नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये बात जरूर है कि एक पूरा जनरेशन इस बार वोटर का ऐसा आ गया है जिसने ये राजा का ताल देखा नहीं है, तो उसको पता नहीं है कि डेमोक्रेसी के क्या फायदे हैं और क्या चीजें हैं कि, और इन डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट करप्शन, पॉवर्टी, एवरीथिंग, जो हाल राजा के जमाने में था उससे तो बहुत बेहतर हाल में नेपाल जो है वो है। लेकिन चूंकि वो लोग भूल गए हैं कि वो काल कैसा था, तो उनमें थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया जैसी एक चीज जो है आती है। जैसे आप ईरान में भी देख रहे हैं कि नए लोग जो हैं वो, चूंकि वो उनको याद नहीं है सफा, वो जो उनका जो काल शाह का, तो वो उसमें यंग लोगों को लगता है कि जैसे बहुत बड़ा कोई जन्नत था उस जमाने में, और उस जन्नत जो है उनसे छीन ली गई है। तो वो नॉस्टैल्जिया होती है। लेकिन वोटिंग के दिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा, मैं 10% से 11-12% मैक्सिमम इसको हाई वाटर मार्क समझता हूँ, जो कि ठीक ठाक वोट मानी जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो डिसाइसिव वोट जो है वो नहीं है। सौरभ साहब, मुझे बताइए नेपाल के बुनियादी मसाइल क्या क्या हैं? सबसे बड़ी मसाइल ऑफ कोर्स जो है वो ब्रेन ड्रेन है, इमिग्रेशन है।
पूरे नेपाल के पॉपुलेशन का 8% नेपाल से बाहर काम करता है। ये बहुत बड़ी तादाद आप इसको मान सकते हैं। दूसरा ये भी है कि बाहर तो काम करता ही है, क्वालिटी ऑफ लेबर में इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ, यानी वो सर्टेन टाइप का जॉब कर रहे हैं। हालांकि अपवर्ड मोबिलिटी हुई है, बहुत सारे नेपीज जो हैं वो अब व्हाइट कॉलर जॉब भी करते हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन वो बहुत ही मिनिस्कुल पॉपुलेशन है अगर टोटल नेपाली के पॉपुलेशन का आप देखें। और ये देखिए क्रॉनिक प्रॉब्लम है। क्रॉनिक प्रॉब्लम कहने का मतलब है कि 200-250 साल से ये चीज चल रही है। शायद हमारे कुछ दर्शक जो नेपाल को जानते होंगे उनको पता होगा कि नेपाल में जो बाहर काम करता है, यानी एनआरपी जो है, नॉन रेसिडेंट, सॉरी एनआरएन जो है, नॉन रेसिडेंट नेपलीज जो है, उसको लहूरे कहते हैं। हम्म। वो इसलिए कहते हैं कि अंग्रेज के जमाने में लाहौर में जब रिक्रूटमेंट होती थी फौज की, तो नेपाली लाहौर जाते थे रिक्रूट होने के लिए। ये बात हो रही है अंग्रेजों के जमाने में। तो वो इतने बड़ी तादाद में जाते थे कि लाहौर से उनका नाम लहूरे पड़ गया, यानी लाहौर जाने का। अब सोचें कि किसी कंट्री में एक पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है जो इमिग्रेशन से रिलेटेड है। तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स करप्शन, क्रोनीज्म, नेपोटिज्म, ये सारी तमाम समस्याएं वहां पे आपको देखने को मिल रही है। बहुत चीजों में सुधार भी हुआ है, जैसे आजकल इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में बहुत सुधार है। उसमें जो वो एक देखा जा रहा था एक जमाने में कि 10-10 घंटे बिजली नहीं रहती थी और लोड शेडिंग होती थी, उसकी स्थिति बहुत सुधर गई है। तो सुधार भी तमाम जगहों पे हुए हैं। सोशल इंडिसेस में भी कंट्री ऊपर आ रहा है, लेकिन शायद वो जो स्पीड होनी चाहिए उस स्पीड में नहीं आ रहा, और उसको लेके एक जाहिर है कि बहुत ही आप कह सकते हैं यानी रियल फ्रस्ट्रेशन एक यूथ में आपको नजर आ रही है। और ये वोकल है, ये बोलते हैं, इनमें ये नहीं है कि डर के चुप बैठने वाली कौम है, तो इसीलिए वो आपको सड़कों पर भी नजर आती जैसा सौरभ साहब ने बताया कि वहाँ पे नेपाल का बुनियादी मसाइल जो है वो यह है ब्रेन ड्रेन का। आज का दूसरा अहम मौजू है वजीर आजम का इजरायली दौरा। क्या थी मजबूरी जो इस वक्त दौरा किया गया, सौरभ साहब? है। अब देखें, ये मुझे नहीं लगता कि मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत ज्यादा कोई इसमें रिकमेंडेशन वगैरह आई होगी। मुझे ये लगता है कि वो जो हम बार बार दो बात कहते हैं ना कि द रोड टू वॉशिंगटन गोज वाया टेल अवीव, कि आप अगर यहाँ टेल अवीव को खुश रखेंगे तो वो उसके वाशिंगटन भी बिना पे रास्ता। जो, हाँ हाँ, वो वहाँ वॉशिंगटन में जो फिर जायनिस्ट लॉबी है वो खुश रहेगी, और वो खुश रहेगी तो ट्रंप तक आपकी बात जो पहुंचाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन ये है कि अभी प्रोबेबली इसराइल के पूरे अपने यानी उसके, अगर आप उसकी पूरी जिंदगी को देख लें तो उसमें सबसे मुश्किल वक्त उसके लिए इस तरह से है कि ग्लोबली डिस्पाइज्ड है। ये सिर्फ अब इस्लामिक वर्ल्ड में और अरब वर्ल्ड में नहीं, दुनिया जो है अब हेटर के नजर से देख रही है हर जगह रैली, चाहे वो यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका में जो जिस किस्म का एक ब्लो बैक जो है वो बड़ी तादाद में डेमोक्रेट से, पर अब रिपब्लिकन पार्टी में भी देखने को मिल रही है। तो शायद ये कैलकुलेशन रहा होगा कि इस समय हम चले जाएंगे तो ट्रम्प को लगेगा कि अच्छा, जब दुनिया इसको दुत्कार रही है तो भारत इसको गले लगा रहा है, तो शायद हमारा कोई काम बन जाए। ये कैलकुलेशन है। दूसरी ये है कि डिफेंस पे जैसा हमने देखा है कि हमारी ये मेक इन इंडिया, पेक इन इंडिया, ये सब तो सारा वो सब बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। हम इंपोर्ट बड़ी तादाद में अभी भी करते हैं। जॉइंट हम कोई चीज बना रहे हैं भारत में, वो भी तो इम्पोर्टेड ही हुआ ना, ऐसा तो है नहीं कि वो आपकी कोई टेक्नोलॉजी है। तो अब हमारी डिपेंडेंसी एक जमाने में जो रशिया पे बहुत ज्यादा थी, वो अब डिपेंडेंसी शिफ्ट होकर वो इसराइल और अमेरिका पे बहुत ज्यादा हो रही है। तो वहां पर भी प्राइमरी जो है वो मोटिव वो भी है कि कहीं ना कहीं कुछ नए टेक्नोलॉजी के हथियार हमको मिलें, ताकि जो चाइना के साथ हमारे संबंध जिस तरह से हो रहे हैं और चाइना जिस तरह से इस पूरे रीजन को डोमिनेट कर रही है, इवन पाकिस्तान के साथ, उसमें हमें थोड़ा सा मिलिट्री बरतरी मिल जाए, इसकी कवायद रह रही है। तो प्राइमरी यही दो रीजन नजर आते इससे क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी बदल रही है? हैं। देखिए, खारजा पॉलिसी बदल गई है, बदल रही नहीं है, बदल गई है। जॉइंट यानी पार्लियामेंट को एड्रेस करना, और उसमें अभी एनेक्सेशन जो वेस्ट बैंक का कर रहे हैं उसको लेके कोई बात ना करना, और इस तरह की चीजें हैं, तो वो मतलब वो मामला खत्म है। मुझे लगता है कि ये हुकूमत रहे ना रहे अगले 5 साल 10 सालों में, भारत को जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं इसके वो देखने पड़ेंगे।
इस रीजन में, क्योंकि ये भी बड़ा क्रिटिकल वक्त है। जैसे आपको लग रहा है कि ये बड़े क्रिटिकल वक्त में मैं अगर इसराइल के साथ खड़ा दिखूंगा तो अमेरिका में मेरे नंबर जो है बन जाएंगे, तो दुनिया भी ये देख रही है कि जिस समय पूरी दुनिया यानी इसराइल के बड़े बड़े एलाइज जो है उसके साथ खड़े नजर नहीं आना चाहते हैं, यानी क्योंकि भाई वॉर क्रिमिनल है, उसके आईसीसी की उस पर वारंट जारी हुई हुई है, उस समय अगर आप उनके साथ नजर आ रहे हैं तो आपका क्या परसेप्शन वाइडर इस्लामिक वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड और वही नहीं जो वाइडर वर्ल्ड में जो एक इंडिया की अभी तक एक इमेज थी, वो योगा, गांधी, नेहरू, बॉलीवुड वाली जो इमेज थी, वो कम्प्लीटली कम्प्लीटली यहाँ से तार तार और डिस्ट्रॉय होके खत्म हो जाएगी। तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हमें 10 साल 12 साल बाद पता चलेंगे। अभी यूफोरिया, जैसा आप देखते हैं मोदी साहब कहीं भी जाते हैं तो एक यूफोरिया होता है साथ में, एक तमाशा, एक पूरा एक मतलब जिसको कहते हैं उत्सव मनाया जाता है। लेकिन उत्सव के बाद जो गिरे हुए प्लेट होते हैं, जो फेंके हुए होते हैं, उसको उठाना किसी और को पड़ता है। शायद हमारे आगे आने वाली हुकूमतों को वो जूठे जो है उठाने पड़े। जैसा आपने सुना, दोनों अहम मौजूआत पर हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही की राय को आपने सुनी, और यकीनन आप इनकी राय से मुस्तफीज हुए होंगे। हमेशा की तरह आखिर में मैं तमाम नाजरीन और सामाईन से गुजारिश करता हूँ कि वह अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प और जामे और बामाने बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, एक नए रुख और एक नए जाविये के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को ज़िंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।